वेक्टर है। ये वेक्टर्स को उसने अप्लाई किया अटेंशन मैकेनिज्म पे, सेल्फ अटेंशन को एक दफा कंसिडर करें। यहाँ पे लफ्ज़ है मल्टी हेड अटेंशन का। मल्टी हेड अटेंशन क्या चीज़ है, इसका बेसिक सा कंसेप्ट क्या है कि आपके पास एक ब्लॉक है जो अटेंशन का काम करता है और एट द टाइम अटेंशन का ब्लॉक एक वर्ड को प्रोसेस करेगा। मल्टी हेड अटेंशन में क्या है, मतलब इनिशियली वो सिर्फ एक वर्ड को कंसिडर करता है जो किसी दूसरे वर्ड के साथ किस तरह रिलेटेड है। मल्टी हेड अटेंशन में क्या है कि आपके पास अटेंशन के मल्टीपल ब्लॉक पैरेलल में चल रहे हैं। पैरेलल में चलने की वजह से क्या होगा कि वो हर वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, क्या बॉन्ड है, वो एक ही वे में फाइंड कर लेगा। दो चीजें होंगी। देन आप क्या करते थे कि आपकी ओरिजिनल इनपुट और अटेंशन के बाद जो इनपुट आउटपुट जो आती थी उन दोनों को कंबाइन करके नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक है। देन आपका जो भी रिस्पॉन्स था कि इस ब्लॉक का फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या करता है कि आपकी इनपुट की बेस पे सिंपल न्यूरल नेटवर्क है कि आपकी इनपुट की बेस पे आपके आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है नंबर्स में आएगा। अगेन ओरिजिनल इनपुट और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की आउटपुट दोनों को कंबाइन करते हैं और नॉर्मलाइज करते हैं। ये ओवरऑल आपके इनकोडर की आउटपुट होगी जो कि मैट्रिक्स होगा वेक्टर का। इसमें दो चीजें हैं, ये भी हो सकता है कि आपके इनकोडर की आउटपुट फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से 10 में भी इनकोडर को फीड हो जाएगी, ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और दूसरा स्ट्रक्चर वो है जहाँ पे आपके पास फीड फॉरवर्ड नेटवर्क अवेलेबल है। तो इसमें एक चीज ये होगी कि आपका इनकोडर आउटपुट कैसे क्रिएट करना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें। डिकोडर पे जाएं तो आपने देखेंगे कि ये आपका जो मैट्रिक्स था उस पॉइंट पे आपने डिकोडर को प्रोवाइड कर दिया। हमने जो डिकोडर का मॉडल कंबाइन पढ़ा था तो हमने बात की थी कि हम डिकोडर को एक एज एन इनपुट देते हैं स्टार्टिंग टोकन के तौर पर। उस स्टार्टिंग टोकन को सेम काम वो होगा जो आपके पास इनकोडर में होता था। ये देखें आपने जो भी आपने अपने पास एक डेटा प्रोवाइड किया था वो गया, उसकी एम्बेडिंग हुई, उसकी पोजीशनिंग इनकोडिंग हुई, अटेंशन आई और एडिशन और नॉर्मलाइजेशन हुई। ये वही काम था जो इनकोडर में आता है। अब यहाँ से दो चीजें कंबाइन हो गई, आपके जो डिकोडर वाली इनपुट थी वो और आपके इनकोडर वाली आउटपुट वो। दो चीजें कंबाइन होने के बाद दोबारा से आपके पास अटेंशन हुई, नॉर्मलाइजेशन हुई, फीड फॉरवर्ड का नेटवर्क आया, डेटा जनरेट किया, नॉर्मलाइज किया डेटा को, उसके बाद उसकी लीनियर मैपिंग और सॉफ्टनेस के बाद आपके पास आपके डिकोडर की आउटपुट आ गई। ये इन डिटेल वर्कफ्लो है कि आपका ट्रांसफार्मर कैसे काम करेगा। अब तीन सेक्शन किस तरह काम करते हैं उसे हम देखते हैं। उससे पहले एक वीडियो हमने शेयर की थी आप लोगों के साथ, वो हमें सभी कुछ में देखिए। स्टेप होगा जो सबसे पहले परफॉर्म करेंगे हम इनपुट पे आके इसे ट्रांसफार्मर प्रोसेस कर उसके बाद तो सबसे पहले चीज ये है कि हमें कन्वर्ट करना है इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने इनपुट को कन्वर्ट करना है आउटपुट नंबर जिसे हम एम्बेडिंग कहते हैं।
टोकनाइजेशन के कंसेप्ट को हम एक दफ़ा यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जो हर वर्ड है वो एक टोकन है। अच्छा, टोकनाइजेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो हर मॉडल के लिए वो डिफरेंट यूज कर सकता है। चैट जीपीटी के लिए टोकनाइजेशन देखेंगे डिफरेंट होगी, जेमिनी के लिए डिफरेंट होगी, और अगर कोई और मॉडल है, अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हैं तो क्लाउड पे वो डिफरेंट टोकनाइजेशन होगी। तो अभी के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारी हर इनपुट एक टोकन है। तो अब ये प्रोसेस कैसे होगा, आप इनपुट को अभी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बैटिंग करना चाहते हैं, आपके पास कोई सीक्वेंस है, उसे आपने कन्वर्ट करना है नंबर में। उसका क्या है कि आप एक सिलेक्शन लेते हैं उस लैंग्वेज के वर्ड्स की। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश की एक डिक्शनरी है, हम ओवरऑल टोटल डिक्शनरी को एज अ वोकैबुलरी यूज करेंगे। हम एम्बेडिंग करते हैं ओवरऑल उस लैंग्वेज पे, और देन उस वर्ड से रिलेटेड वहाँ पे उस वर्ड से रिलेटेड वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो हमारी वोकैबुलरी है उसमें टोटल 4 वर्ड हैं, लेट्स, टू, गो और यूएस। यूएस क्या है, ये एक सिंबल है एंड ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, अब इनसे हमने इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करवानी है, इनकी एम्बेडिंग करनी है, तो कैसे होगा। सबसे पहले इनमें से ओवरऑल जितनी भी वोकैबुलरी है उनमें से सिर्फ एक वर्ड को कंसिडर करें। लेट्स को हमने कंसिडर किया लेट्स को। लेट्स को कोई वैल्यू उठाएंगे 1, हमने लेट्स को एक वैल्यू डिफाइन की और एक नंबर डिफाइन असाइन किया, और सेम इसी तरह उस वोकैबुलरी में जितने भी लफ्ज थे, जितने भी वर्ड थे, उन्हें कोई ना कोई वर्ड असाइन, कोई ना कोई नंबर असाइन कर दिया। इस केस में हम क्या करते हैं कि हम लेट्स को 1 असाइन करते हैं, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें 0 असाइन करते हैं। ठीक हो गई। हमने लेट को डिफाइन को असाइन किया नंबर 1, और बाकी जितने भी वर्ड थे उन्हें हमने 0 असाइन कर दिया। अच्छा, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने एम्बेडिंग के बाद किस डायमेंशन का वेक्टर क्रिएट करना है। हम लोग 3 डायमेंशनल कर रहे हैं या n डायमेंशनल कर रहे हैं। इस केस में हम सिर्फ 2 डायमेंशन का वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हर इनपुट आपकी ट्रांसफॉर्म होगी एक ऐसे वेक्टर में जिसमें 2 नंबर। ठीक हो गया। अब इसको असाइन करने करेगा कैसे कि वो आपने जो नंबर असाइन किए उन सब नंबर को किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उन वेट के बाद जो आंसर आएगा उन्हें सम कर देगा। ये आपके पास डायमेंशन में से अगर n डायमेंशनल है तो उसमें से पहले डायमेंशन की आउटपुट आएगी। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अच्छा ये थोड़ा सा आपको देखिए हमने क्या किया कि
हमने लेट्स को 1 असाइन किया था, बाकी सब को 0 असाइन किया था। इन्हें मल्टीप्लाई किया किसी वेट के साथ, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.87 के साथ, 0 भी किसी चीज के साथ हो रहा है। इसी तरह बाकी O और EOS के लिए जो नंबर है वो भी किसी न किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन वेट्स के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आंसर आया उन्हें जमा किया, आपके पास यहाँ पे एक आउटपुट आ जाएगी जिसे आप कर्ली डायमेंशन की वैल्यू देंगे। आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर था, उस वेक्टर में से कर्ली डायमेंशन की वैल्यू निकालने के लिए हमने तमाम वर्ड के असाइंड नंबर को किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई किया और उन्हें एडियन समीशन निकाला। अच्छा, अभी हमारे पास अगर 2 है, हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप ये 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन वाला काम 2 दफ़ा होगा और ऐड की समीशन वाले में से गुजरने के बाद आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। ये अभी ऊपर फिगर में आपने दो वर्ड की एम्बेडिंग की, लेट्स की और गो की। जब वो लेट्स की एम्बेडिंग कर रहा था तो उसने लेट्स को 1 असाइन करके बाकी तमाम वर्ड्स को 0 असाइन कर दिया। ऐसे ही जब वो गो की एम्बेडिंग कर रहा था तो उसने गो को 1 असाइन किया और बाकी तमाम को 0 असाइन हो गया। इसमें अभी तो कंफ्यूजन है, सिर्फ इनिशियल असाइनमेंट पे कि आपने जब एम्बेडिंग शुरू करनी है तो जिस वर्ड की आप एम्बेडिंग करना चाहते हैं उसे आप 1 असाइन करते हैं, बाकी सबको 0 असाइन करते हैं। तो इसी में कंफ्यूजन है कि नेक्स्ट उसके बाद क्या किया है कि जो भी आपने वैल्यू असाइन की उन्हें किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर 2 डायमेंशन है तो 2 वेट के साथ किया, अगर 3 डायमेंशन है तो 3 के साथ करेंगे। वेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसकी समेशन की और हमें आउटपुट पे एक नंबर मिल गया। अगर 2 डायमेंशनल होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो 3 मिलेंगे। अभी लेट्स के लिए हमने किया था तो हमारे पास 2 आ गए, एक 1.87 0.09। वो के लिए क्या आया, एक नंबर ये आ गया, ये दूसरा नंबर आ गया। तो अब अगर इसे समराइज कर रहे हैं, समराइज कैसे होगा कि आप एम्बेडिंग के लिए जो वोकैबुलरी यूज करते हैं, हर नंबर को 1 बाई 1 आप एम्बेडिंग करवाते हैं। पहले नंबर के लिए जिस वर्ड के लिए आपने एम्बेडिंग करनी है उसको 1 साइन करके बाकी तमाम वर्ड को 0 साइन करते हैं। हर एक के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वेट के साथ और वेट को सब समीशन करते हैं, तो आपके पास एक आउटपुट का नंबर आता है जिसे आप किसी एक डायमेंशन की वैल्यू करते हैं। अगर आप n डायमेंशनल वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये काम 10 दफ़ा करेंगे। अगर n टाइम्स आपने n डायमेंशनल वेक्टर है तो n टाइम्स ये वेट के साथ मल्टीप्लिकेशन और समीशन होगा, आपको रिस्पॉन्स में आपका वेक्टर मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता था कि आप 512 डायमेंशन का एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, यानी कि हर वर्ड के लिए ये काम कितनी दफ़ा होगा, 512। ये आपके पास भी सिंपल कोडिंग, इसमें अपनी पोजिशनल का विकल्प नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी सिंपल इनकोडिंग में किसी को एम्बेडिंग में किसी को कोई इशू है, ये आपके पास एम्बेडिंग में किसी को कोई इशू है। अच्छा, तो फिर ये बताएगा कि यहाँ पे जो वेट है इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। अभी आप एक्टिव वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये एम्बेडिंग का स्टेप कौन सा था, ये सबसे पहला स्टेप है।
हमारे पास हमारे इनपुट फीचर के अपने नंबर में ऐड करते हैं। इसमें अभी पोजिशनल इनकोडिंग ऐड नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पोजिशनल इनकोडिंग कैसे ऐड होगी। अच्छा, पोजिशनल इनकोडिंग के लिए हमने क्या कहा था कि हर नंबर को किसी पोजीशन के साथ असाइन करने के लिए कोई और नंबर उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि हर वर्ड को पोजीशन असाइन करने के लिए जो वेक्टर क्रिएट हुआ है उस वेक्टर में कोई ना कोई नंबर ऐड कर देगा। अब बात है कि पोजिशनल इनकोडिंग कैसे होगी। आपके पास लेट्स सपोज 3 वर्ड से तो 3 वेक्टर्स आए। उन 3 वेक्टर्स की डायमेंशन क्या थी, आपने खुद से इनिशियली सोच लिया कि मैंने इतने डायमेंशन का वेक्टर क्रिएट करना है। आपने 4 डायमेंशन का वेक्टर क्रिएट किया। अब आपने इसे पोजिशनल इनकोडिंग देना है। पोजिशनल इनकोडिंग क्या थी, आप इनिशियल वेक्टर में कोई वैल्यू ऐड करते हैं। अगर वेक्टर मल्टी डायमेंशनल है तो इसका मतलब है जो चीज़ उसमें ऐड होगी वो भी मल्टी डायमेंशनल होगी। अगर एक वेक्टर में 10 वैल्यूज हैं तो समीशन ये नहीं होगा कि हर वैल्यू को +1 करते हैं। हम क्या करेंगे कि उसमें एक वेक्टर ऐड करेंगे जिसमें 10 वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पे इश्यू है कि आप अगर सिंपल नंबर के साथ जाएंगे 1 2 3 4, हो सकता है कि आपकी वोकैबुलरी इतनी बड़ी हो कि आप उतने नंबर उसमें असाइन ना कर सकें, या आपका नंबर ऐड करने के बाद साइज इतना ज़्यादा हो जाए कि एक्चुअल मॉडल से ज़्यादा आपकी एम्बेडिंग का साइज। उसके लिए यूज़ करते हैं कि वो यूज़ करता है वैल्यू साइन और साइन। आप लोगों ने जो मैथ में लोगों ने बड़ी होगी ने पता है साइन और कॉस की वेव जो है, कॉस की वेव वो एक वेव फॉर्म में होता है और वेव भी क्या है, वो रिपीटेटिव वेव है। अगर हम 4 डायमेंशनल वेक्टर की पोजिशनल इनकोडिंग करना चाहते हैं तो हम 4 रैंडम वेव जो वेट करेंगे साइन की और कोसाइन की। तो अच्छा, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जो वेव आपने वेव फॉर्म जो आपने क्रिएट एक दफ़ा करनी तो आपकी ओवरऑल एम्बेडिंग में फिर चेंज है कि आप उसकी एम्बेडिंग की वेव फॉर्म को दोबारा चेंज नहीं करेंगे। इस केस में मेरे पास कितने 4 डायमेंशन थे तो मैंने 4 वेव क्रिएट करनी है। ठीक हो गया। अब अगर ये मेरे पास जिस तरह ट्रांसफार्मर में 512 डायमेंशन का वेक्टर है तो हमारे पास कितनी वेव फॉर्म आएंगी 512। ठीक हो गया। अच्छा, उस वेव फॉर्म का जो साइकिल है, एक साइकिल में जितने भी आपके वर्ड हैं वो उस वेव फॉर्म के किसी न किसी पॉइंट को असाइन कर देते हैं। हमारे पास कितने वर्ड हैं, इसमें 4 वर्ड हैं। अच्छा, 4 नहीं, ओवरऑल हम पोजिशनल इनकोडिंग कर रहे हैं तो एक पोजिशन है। एक तो है कि वेक्टर हमारा 4 डायमेंशनल है, वो एक्चुअली में हमारी वोकैबुलरी में वर्ड्स भी 4 ही थे। वर्ड कैसे, शॉर्ट ईट पिज्जा और ईयर्स। हमारी ओवरऑल जो वोकैबुलरी है उसके वर्ड्स भी 4 है। हमने क्या किया कि ओवरऑल वेव फॉर्म में डिफरेंट प्लेसेस पे जो वर्ड असाइन कर दिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो एस ऐसे तो 3 चीजें लिखी हैं, 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक्चुअली में इस वेव फॉर्म पे इस पोजीशन पे एक एक वर्ड असाइन। अगर आप फर्स्ट देखें तो आपके पास चारों वेव्स में डिफरेंट वैल्यूज हैं। फर्स्ट वाली की और वैल्यू है, सेकंड की और वैल्यू है, थर्ड की और है और फोर्थ की और है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है, अगर फर्स्ट की वैल्यू है तो वो फर्स्ट डायमेंशन में ऐड हो जाएगी, सेकंड वेव फॉर्म की वैल्यू सेकंड में ऐड हो जाएगी। इसी तरह एन तक हम ये काम करते रहते हैं। जहाँ पे हमें नंबर को साइन करने थे 1 2 3 4, अभी वहाँ पे हम 0 से लेके 1 तक की -1 से लेके 1 तक की डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर हम इसको समझें
अच्छा ये देखो, उसने सब वर्ड्स के लिए सब वर्ड्स की पहली डायमेंशन को वैल्यू असाइन करनी थी, पोजिशनल इनकोडिंग के लिए पोजीशन ऐड करनी थी। तो सिर्फ उसने क्या किया कि पहली वैल्यू हर जो पहली वेव फॉर्म थी उसमें उसने चेक किया कि कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे असाइन है और उस पोजीशन पे उस वेव फॉर्म की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू उसने पिक की और डायमेंशन को असाइन कर दी। सेकंड डायमेंशन के लिए क्या होगा कि वो सेकंड वेव फॉर्म देखेगा और हर पोजीशन के लिए जो वैल्यू होगी उसमें बता आएगा, यहाँ पे ऐड कर देगा। ये साइकिल आपकी ओवरऑल वोकैबुलरी के लिए चलेगा। और जहाँ पे आपके पास एम्बेडिंग के वेक्टर थे वहाँ पे आपके पास एक ऐसे वेक्टर भी आ जाएंगे जो आप पोजिशनल इनकोडिंग के लिए ऐड कर रहे हो। जो लेंथ आपके एक्चुअल वेक्टर की है सेम लेंथ उस वेक्टर की है जो आपने ऐड करना है। पोजिशन वेक्टर की भी सेम लेंथ है, इन दोनों को आपने ऐड किया। अच्छा इसका फायदा क्या होगा, ये कैसा केस हो सकता, हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये हो सकता था कि जो एम्बेडिंग के वेक्टर थे ये इनमें से किसी दो की वैल्यू सेम आती, लेकिन एक ही सिर्फ कंफर्म होगी कि जब आपने इसमें पोजिशनल ऐड किया तो दो पोजीशन की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। दो पोजीशन, अच्छा ये भी हो सकता है कि दो पोजीशन में सेम डायमेंशन की वैल्यू सेम आ जाए। 512 डायमेंशन है तो किसी ना किसी डायमेंशन की तो वैल्यू एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। तो इनिशियली वो एम्बेडिंग करने के बाद जो वैल्यूज सेम थी फॉर के केस में दोनों फॉर के लिए वैल्यू सेम आ रही थी, लेकिन जब उसमें हमने पोजीशन ऐड की तो पहले फॉर के लिए वैल्यू फॉर आ गई और दूसरे फॉर के लिए वैल्यू और आ गई। इसे अगर आप इसे आप ऐड करेंगे, ऐड में आपके पास अभी नया वेक्टर क्रिएट हो गया। जब देखें कि हमने ये ओरिजिनल वेक्टर के नीचे वाले उसमें पोजिशनल वेक्टर ऐड करने के बाद आपके पास एक थर्ड वेक्टर क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है बाकी दोनों वेक्टर से। इस प्रोसेस को कहते हैं पोजिशनल एम्बेडिंग। तीसरा उसने वेक्टर क्रिएट कर दिया जिसमें अब इनिशियल एम्बेडिंग वाला वेक्टर भी शामिल था और उसमें सॉल्यूशन हो चुकी है आपकी पोजिशनल वेक्टर की। तो आपका इनपुट वर्ड जो पहले एक डायरेक्ट वेक्टर में रिप्रेजेंटेड था अभी वो पोजिशनल इनकोडिंग के बाद एक नए वेक्टर में रिप्रेजेंट हो चुका है। हाँ अभी ये देखिए यहाँ हमने एम्बेडिंग की, एम्बेडिंग के साथ हमने ऐड की तो अभी जो नया वेक्टर क्रिएट हुआ वो यहाँ वो अब वो इनपुट है जो हमारे इनपुट में लिए जाएगी। अच्छा साथ ही हम इसका दूसरी साइड इनपुटर वाली भी देखते हैं कहाँ से वहाँ से हमें कंफ्यूजन आ रहा है। हमने इनपुटर में इनपुट आ रही थी वो इनपुट जो हमने खुद से दी थी और डिकोडर में इनिशियली इनपुट क्या है कि हम सिर्फ उसे एज स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट देते हैं। वही हो सकता था कि इसे एक सिग्नल है एसओएस का स्टार्ट और सीक्वेंस का, उसके भी इसमें सेम काम किया, उसने एम्बेडिंग की और उसके इसमें पोजिशनल इनकोडिंग डाली। तो हमने ट्रांसफार्मर के फंक्शन में दो चीज़ें देखी, इनपुट इनकोडिंग और इनपुट एम्बेडिंग, सिंपल एम्बेडिंग, और दूसरा हमने तो देखा कि पोजिशनल इनकोडिंग क्या है। तो इन दो कंसेप्ट में किसी का क्वेश्चन है क्यों करना, इन दो स्टेप में किसी का क्वेश्चन समझ नहीं लगती कि क्वेश्चन नहीं। अच्छा किसी को समझ लगी, बिल्कुल समझ नहीं लगी, किसी को समझ लगी है हाँ सर कभी तो आ रहे दोनों कितनी तो कम पूछा है मैंने तो दोनों में बताओ तो सही।
लेट्स को यहाँ पर वैलिडेशन के 1 2 3 4 5 किस तरह करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक लिस्ट क्रिएट करें और लिस्ट के मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप डायमेंशन कहते हैं। आप इनपुट वर्ड को मल्टीपल डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस केस में देखेंगे तो हमारे पास अभी क्या है, हमने लेट्स को रिप्रेजेंट किया दो नंबर के साथ। दो नंबर क्या होंगे, ये एक वेक्टर की दो वैल्यू है, यानी कि दो डायमेंशन है। यहाँ पे डिवीजन है, डायमेंशन की बात करना है। अच्छा एक मिनट, ये एक मिनट कैलकुलेशन वाला पार्ट है, छोड़े। सिर्फ ये देखें कि आपने नंबर वर्ड को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट करते हुए एक नंबर से रिप्रेजेंट नहीं किया, एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। वेक्टर में मल्टीपल वर्ड मल्टीपल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने इस केस में लेट्स को एक वर्ड को दो नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया, 1.87 और 0.09, ठीक हो गया। आपका कैसे इसे अपने ये चीज क्लियर होगी। हमने इसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जिसकी दो डायमेंशन है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट से बात किए तो उस चीज को कॉन्टेक्स्ट नहीं करता। अगर इंग्लिश में पूछते हैं हाउ आर यू और उसे उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर जो जुमले हैं उनकी वैल्यूज आगे पीछे चेंज हो जाती है। लेकिन पोजिशन कोडिंग उस चीज़ को मेक श्योर करता है कि उसके पोजिशन जो है वो हमारे पास हमेशा वैलिड रहें। तो वो है शॉपिंग, वो है समर, वो है कॉपरेट मीटिंग। ये चीज़ें उसको कैसे पता चली, उसको पोजिशन कोडिंग डाली और उसने तमाम वर्ड्स का आपस में रिलेशन होगा। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैसे होगा इससे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझे कि सेल्फ अटेंशन से इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। और उसको अब ये मल्टीपल ऐसे नहीं है कि इसमें एक हेड है, इसमें मल्टीपल हेड्स हो सकते हैं। मतलब कि जिसे कहते हैं मल्टी हेड अटेंशन सिस्टम। ये एक ही टाइम पर आप लोग जीपीयू मौजूद है तो मल्टीपल हेड्स होंगे और उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो कैलकुलेशन की वैल्यू हम आगे देखेंगे और इसके फॉरवर्ड रीड कर देता है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद जब डिकोडर से हम डिकोडर तक जाने लगते हैं तो बीच में आपको एक कॉन्सेप्ट आता है की, थ्योरी और वैल्यू। की, थ्योरी और वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। थ्योरी के लिए आप जो ना देखते हैं कि आप किस वर्ड की यूज करने लगे और उस वर्ड को भी आप बेसिकली मैंने तो यहाँ शॉपिंग लिखा हो, लेकिन शॉपिंग की एक वेक्टर होगा, एक नंबर होगा। वो नंबर जो है आप उस नंबर को देखेंगे और उसे अपनी चीज़ के साथ मैच करेंगे कि भाई इस वर्ड का बाकी वर्ड का क्या ताल्लुक है और उसकी वैल्यूज़ की बेस के ऊपर आपने ये चीज़ एसेस करनी है कि जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमें किस साइड पे लेके जाना है। आया कि वो शॉपिंग रेगुलर शॉपिंग है, क्या वो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए शॉपिंग है, क्या जो है वो हम मतलब कि अब देखिए इसमें हमने कोई डिफाइन नहीं किया कि भाई मैं जो भी मेल हूँ या फीमेल हूँ, तो वो हमें दोनों चीज़ें देगा। अगर मैं यहाँ कहता कि यार फॉर मेल या फॉर फीमेल तो उस अटेंशन मैकेनिज्म के तौर पे वो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। ये है एक थ्योरेटिकल ऑपरेटिव, मतलब कि आप इनपुट देते हैं इनकोडर और डिकोडर से होता है जिसमें ये थ्योरी क्लियर वैल्यू होती है। अब मैथमेटिकली ये काम कैसे होता है इसको हम आगे अब डिटेल में देखेंगे। यार उसमें फिर भी एरर आ गया, वो उसमें पेमेंट में अब एरर आ गया। वो है ना स्ट्राइक, उसके साथ ना सही तरह कनेक्ट नहीं हो रहा। वो काफ़ी दिनों से ना बारिश वगैरह हो रही है हमारे वहाँ पे, नेट की सही नहीं है शायद इसलिए वो मसला कर रहा होगा, लेकिन ना उसे कनेक्ट नहीं हो रहा। पहले हो गया था एक बार, लेकिन अब मैंने दोबारा चला हमें इनपुट दे दिया इन्वेंट्री से सही हुआ वो है। इनपुट को हमें सबसे पहले क्या करना है, टोकनाइजेशन जैसे इंक्वायरी करनी है। मतलब कि हमारा जो पहला टास्क है वो है हमारे इनपुट
जो भी वर्ड्स हैं, हाँ ये रिकॉर्ड हो गया। वर्ड्स हैं नहीं मिलते, उनको हमें कन्वर्ट किस में करना है, YouTube पे हमने उनको कन्वर्ट करना है पिछली भी सारी है। कोई नहीं, हम अपनी खुद करते मीन्स से हैं। कोई नंबर वेक्टर्स, नंबर वेक्टर्स बेसिकली इनकी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। ठीक है, तो हम पहला काम करते हैं, ये हम करते क्या हैं, हमने एक जुमला दे दिया, तो जुमले में हमने कहा है लेट्स टू गो, कोई भी जुमला ले सकते हैं। इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है, इसके काम खुद से एग्जाम्पल बनाते, तो हाय हाउ आर यू, आप ये भी जुमला ले सकते हैं। और हर जो अब कैसे पता चलेगा कि हमने इस चीज़ को स्टॉप करना है यहाँ पर, उसके आप हमेशा एक एंड पे सिंबल डालते हैं, EOS, एंड ऑफ सीक्वेंस, एंड ऑफ सेंटेंस आप से कह सकते हैं। इससे सिस्टम को ये पता चलता है कि भाई मेरा सेंटेंस क्या खत्म हो गया, वरना तो चलते रहता सारा दिन। हमने क्या किया, हमने इसमें सिर्फ अभी 2 लेयर्स की बात किया, इसमें 4 कर सकते थे, 6 कर सकते थे, जो भी वो सिंपल एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या किया, मेरा लेट, हम लेट्स को उठाते हैं और हम इसके नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और इसके वर्ड इमेजिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे बनेगा, हमने लिया लेट्स और हमने इसे कन्वर्ट करने की कोशिश किया नंबर से। आप मुझे बीच में काफ़ी सारे नंबर्स आपने डाले, इन नंबर का क्या मकसद है और इन नंबर से आप वो ट्रैक पेपर और नंबर कैसे निकालते हैं, ये हमारे वेट्स हैं। और वेट्स हमने पहले बात की है कि वो रैंडम वेट्स हो सकते हैं। हम इस पर लगाएंगे बैक, हम इसको क्या करते हैं कि हम नंबर्स, रैंडम नंबर्स यूज़ करते हैं और उन रैंडम नंबर्स की बेस पर हम वैल्यूज निकालते हैं। अगर वो वैल्यूज करीबदार होती हैं तो ठीक है, वरना हम उनको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। इस चीज़ में हमने बात किया कि लेट्स के साथ हमने कोई भी 2 रैंडम नंबर मल्टीप्लाई करवाए। ठीक है, आप देखेंगे ब्लू रंग की जो लाइन है, हमने एक नंबर 1.87 मल्टीप्लाई करवाया और हमने सब सम किया। इन तमाम नंबर से हमें सम करना होता है और वो हमें प्लॉट करना होता है ग्राफ पे। अब क्योंकि हमारे सिर्फ हमने 2 ही लिए हैं वैल्यूज, तो सिर्फ एक ग्राफ पे 2x आए हैं और इनकी हमने ऊपर टॉप पे वैल्यू निकाली। नंबर से आपने लगाना है, सिंपल नंबर से मैथमेटिकल इतना आप लगाने की नहीं पड़ेगी, ये सिस्टम खुद करेगा। लेकिन ये कर कैसे रहा है, उसके पीछे की थ्योरी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिस्टम या काम खुद करेगा क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे करता है, हमने तो बहुत लो लेवल पे समझाने के लिए किया। आपने लेट्स को लिया और लेट्स को किसी भी रैंडम वेट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब रैंडम वेट हमने जो पैटर्न उससे जनरेट हो जाता है, उससे मल्टीप्लाई किया। पहले हमने लेट्स से भी किया क्योंकि हम चेक करें कि लेट्स के लिए क्या एम्बेडिंग बनेगी, तो हमने लेट्स को लिया और बाकी तमाम को 0 कह दिया। अब आपको होता है 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, सिंपल सी मैथ है। तो आप देखेंगे सिर्फ लेट्स के हिस्से में वैल्यू आ रही है जो कि इसकी 1.87 है और आप देखें 1.87 ऊपर आई है और इसकी वैल्यू 0.09 है और आप देखें 0.09 ऊपर आई है। बाकी तमाम वैल्यूज जिससे 0 थी वो डिस्कार्ड पे खत्म हो गई। ठीक, इसमें हमने क्या कहा, ये हमने एक वर्ड किया। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली वीडियो के साथ साथ हर वर्ड हो रहा होगा। मैं आंसर 2 वर्ड करके देखें, एक लेट्स हमने कर लिया, एक वो करते हैं। अब वो के चीज़ हमने क्या किया, बाकी सारे 0 रखे, वो का हमने क्या दिया 1। ठीक है, इस केस में क्या आया -1.45 और 1.50, यही नंबर ऊपर गए और आप देख रहे हैं कि यही नंबर हमारे पास माइनस, अगर हम यहाँ से देखें राइट -0.78 और इस तरफ से अगर हम ये देखें, हाँ 0.27 मतलब स्टॉप पे। तो ये आपके पास ऊपर आगे 4 नंबर। ठीक है, अब अगर ये तो ठीक हुआ है, मतलब कि ये 4 नंबर से अगर हम इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और ये ओके है, सेल में कोई ये वर्ड्स इन्हीं वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो हम इसे बैक प्रोपोगेशन लगा के ठीक करेंगे। अब बैक प्रोपोगेशन इसमें ठीक नहीं तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ तक तो हमने बात की है, जब हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया है। अभी
अभी हमने क्या किया है, उनको नंबर वेक्टर्स वगैरह में कन्वर्ट किया है। तो जहाँ तक हमने अपना पहला वर्ड क्लियर किया, सेकंड टर्म जाने वाले थे पोजिशन। यहाँ तक हम ऐसे दोबारा से देखते हैं कि यहाँ तक हम इस चीज़ को ले आए। अब आप बताएं मुझे इस पार्ट में जो कन्फ्यूजन है, न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं वो मैंने आपको क्या किया, वो गेट्स हैं जो कि रैंडम जनरेट होंगे और हर बार उनको ऑटोमेटिक जो है आप बताइए न्यूरल नेटवर्क है तो वो अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और हमने वो आप बाइक से कहा इसमें नहीं क्यों वो कह रहे बाइक में ऐड किए हैं। हमने डाली ठीक है, ये हमारी होगी सिंपल मैथमेटिकल चीज़ है। हमने हर वर्ड को करना है। मैंने आपको सिर्फ लेट और दो को कर देखा है। अगर आप चाहते हैं कि हमें टू को भी करना था तो कैसे करना है, टू की जगह वन लिखा, बाकी सबको किया जीरो, कोई भी रैंडम आपने डेट्स उठाए, उन डेट्स को वहाँ ऐड किया, बाकी सब जीरो हो जाएगा। टू की कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे, उसके लिए आपके पास एक आंसर आ जाएगा। वो आपका टू टाइम वैल्यू होगी, नेट की होगी, दो की होगी, और ये जो एंड ऑफ सीक्वेंस है इसकी भी एक वैल्यू होगी। ठीक है, ये काम हो गया। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, हम इसको आगे लेके चलते हैं। जहाँ तक तो हमने बात कर ली थी कि भाई हमारे पास आप देखेंगे था, या आप देख रहे हैं कि थोड़ी पिक्चर चेंज है, पिक्चर देख रहे थे हम, लेट्स वो कर रहे थे, जहाँ जहाँ से आ गया सोर्स की वीजा एग्जाम्पल डिफरेंट है, तरीका वही है। वहाँ आप देख रहे थे सिर्फ दो थे, आप दो सबमिशन देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे वो ग्राफ छोटे छोटे थे वो चार आ गए। क्यों? क्योंकि वर्ड चार आ गए, अगर वर्ड एक होता वो ऑप्शन से ये आदमी के चार हो, ये जैसे जैसे बात है ये 512 समथिंग तो भी हो सकते हैं, लेकिन हम छोटी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अच्छा, इनके हमने इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर आप देखने वैल्यू 1.87 0.09 की निकाली थी वैल्यू, यहाँ भी हमने इसी तरह वैल्यू निकाल दी हर एक वर्ड के लिए। स्क्वाश के लिए निकाल ली, यूके के लिए निकाल ली, पिज़्ज़ा के लिए निकाल ली, और एंड ऑफ सीक्वेंस के लिए निकाल ली। उसमें अब अपने ऐड करनी है पोजिशनल वैल्यू। अच्छा, पोजिशनल वैल्यू निकालने के लिए कितनी हमने ये नंबर्स निकाले होते हैं, कितने हम लोग बनाते हैं साइन कॉस के ग्राफ्स। तो ये हम थोड़ी पहले बात कर रहे थे, ये जो हम पर ग्राफ्स में प्लॉट एक अनाउंसमेंट है, अगर किसी ने मार्च पर बैठ कर वो रिव्यू करवाना है तो 3:30 तक यानी वो 3:30 पर जाके टीचर मेरे पे बैठे हैं, उनको रिव्यू करवा लें, लास्ट में करवा लें। वाटर फोर वन होगा ये, वाटर ऑन द फर्स्ट नहीं हो गया, लेकिन फिर भी तो आप देखिए इसमें आप देखेंगे कि हमें चार जो है आपको तरीके से ग्राफ नजर आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये चार हमें चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमने बात की हमारे तो सिर्फ चार वैल्यूज हैं, इसमें चार ग्राफ हैं। अगर ये चार से ज़्यादा वैल्यूज हम निकालते हैं 512 ग्राफ, तो ये 512 ग्राफ है। ठीक है, अब ग्राफ के साथ देखिए फर्स्ट वैल्यू इसमें मार्क की हुई है, फर्स्ट वाली वैल्यू। अभी फर्स्ट वाली वैल्यू क्या करता है कि उस फर्स्ट वाली वैल्यू को बीच वाले बॉक्स में डालता है, क्योंकि वो जीरो है तो वो जीरो है।
इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू 1 है। अब मैं स्टेटमेंट मार्क करता हूँ। सबसे अच्छा ज़्यादा ना स्टैक ओवरफ्लो पे जाना ये 0 इंडेक्स पे या फिर तो आप गूगल में 0, ये 1 इंडेक्स पे तो आप में 1, वो आप देख रहे हैं वो फिर 0 इंडेक्स पे आप में 0, वो 1 इंडेक्स पे तो आप में 1, ठीक है। ये आपके साइन और कॉस में मोस्टली साइन ग्राफ आप यूज करें, कॉस ग्राफ यूज कर लें, ये पोजीशन वेल्यू की 4 को हमने बनाएंगे, 4 से पता चल सकता है साइन कॉस पीछे जी। अभी थे पीछे पीछे वहाँ बैठे हैं। फिर इसमें बात बताएं, अगर आपके हिसाब से ये 0 1 0 1 है, इससे आप बना रहे हैं वो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि 0 1 0 1 जो है, जब आपने ये लिखा उसके बाद हमने उसकी बेस पे ये साइन कॉस के लिए बनाए। मेरा 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 जो क्वेश्चन ये है कि भाई ये 0 1 0 1 क्यों है, ये 1 1 1 क्यों नहीं है, ये 0 0 0 क्यों नहीं है? आपकी जो आपने वैल्यू निकाली थी उसमें आप ज़्यादा हमने थोड़े सारे पिक्चर देखी थी, ये दिखाई थी अपना हमने यहाँ स्टार्ट में बात की थी, ये वाली जब हम बात कर रहे थे इनकोडर की, तो हमने कहा था कि ये इस वाले इनकोडर को सबका पता होगा, इस वाले को सबका पता होगा। ये अब हमने वो बात की जाती है कि इनकोडर को कैसे पता होगा कि वेलकम को उनका भी पता होगा, लाहौर का भी पता होगा, उनको जो है वो वेलकम का भी पता होगा, लाहौर का भी पता होगा। ये अभी हमने पोजिशन रिकॉर्डिंग को सम करके एक वैल्यू निकाली, वो वैल्यू आ रही है। ये आपको वैल्यू आ रही है कंपनी, अभी हम इंटरनल सेकंड पार्ट में, ठीक है। पोजिशनल रिकॉर्डिंग भी हमने निकाली है। अब जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे हम अभी हैंडल करके होते हैं, ठीक है। आप जो इस तरह की हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो आपको पोजिशनल रिकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक। पहले की वर्ड की वैल्यू वो हमने वहाँ तक छोड़ा इसलिए क्योंकि हमारे ट्रांसलेशन में या आगे जाके समराइजेशन में, अब समरी में भी आपको कॉन्टेक्स्ट याद रखना पड़ता है, तो हमें पोजिशनल रिकॉर्डिंग की ज़रूरत थी, इसलिए हमें पोजिशनल रिकॉर्डिंग की, ठीक है। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि हमें आगे इससे काम करना है, चाहे ट्रांसलेशन के लिए, चाहे समराइजेशन के लिए, चाहे जनरेशन के लिए, हमें इसकी ज़रूरत थी, तो हमने पोजिशनल रिकॉर्डिंग कर। अब हमने वो पुराने वाले एग्जाम्पल पे चले गए, जैसे हमने कहा था लेट्स टू गो और उसके नीचे हमने ये वाला ये पोजीशन रिकॉर्डिंग करने के बाद इसके लिए ये इसमें 2 पोजीशनल वेक्टर्स निकालने हैं। हमारे केस में अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके ये 4 होते हैं, मतलब कि स्क्वाश लीव पिज़्ज़ा उसके लिए 4 थे पोजीशनल, और अगर हम कहते हैं लेट्स टू गो तो उसके लिए हमने 2 निकालने हैं। अब आ जाती है अगली बात, दो चीजें हो गई हमारे पास, एक हमारे पास एम्बेडिंग हो गई और दूसरा था पोजिशनल एनकोडिंग। पोजिशनल एनकोडिंग की आप लोगों को समझ लगी है?
बाकी को जी पोजिशनल इनकोडिंग के लिए आप क्या करते हैं? पोजिशनल इनकोडिंग के लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास आपकी वोकैबुलरी में जितने भी वर्ड्स हैं उन उतनी ही आप साइन और कोसाइन की वेव डिफाइन कर लेते हैं। लेट नहीं नंबर ऑफ लेट सपोज आपके पास 1000 वर्ड हैं तो आपके पास 1000 वेव्स होंगी। सॉरी, जितनी डायमेंशन का वेक्टर है आपके पास, जितनी डायमेंशन का आप एम्बेडिंग वेक्टर क्रिएट करते हैं आप उतनी वेव क्रिएट कर लेंगे साइन की और कोसाइन की। डिफरेंट मैग्नीट्यूड की, डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट उसका, किसी का कोई एंगल होगा, किसी का कुछ होगा, मल्टीपल वेव्स आ सकती हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उस वेव के एक्स एक्सिस पे आपके जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें डिफरेंट पोजीशन असाइन कर देंगे। इस फिगर में आप देखेंगे तो क्या था कि आपके पास 4 वर्ड थे, आपने ओवरऑल वेव को 4 पॉइंट्स पे डिवाइड कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड तीसरी। अच्छा 3 वर्ड थे तो 3 पे किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा अब हर पोजीशन आप, हमने क्योंकि मल्टीपल वेव डिफाइन की थी तो हर वेव का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है। इसका मतलब है कि सेम पॉइंट पे अगर हम हर वेव से जो वैल्यू पिक करेंगे तो वो डिफरेंट होगी। अगर हम 10 वेव्स हैं और एक टाइम पॉइंट से हर वेव से जो वैल्यू करेंगे तो सब एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि हमने सिर्फ अभी पहले वर्ड की पोजीशनल इनकोडिंग करनी थी और पहला वर्ड हमने फर्स्ट पोजीशन पे असाइन किया था और पहले वर्ड के 4 डायमेंशन की एम्बेडेड वेक्टर। पहले वाली वेव फॉर्म पे जो वैल्यू होगी उसे हम यूज कर लेंगे फर्स्ट डायमेंशन के लिए, सेकंड पे जो वैल्यू होगी वो लेंगे। यहाँ पे अगर फर्स्ट पे था इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे हमारा एक्चुअल वर्ड था और हमने इसके वेक्टर को पोजिशनल इनकोडिंग करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे कि पहली वेव फॉर्म पे उसकी क्या वैल्यू है। तो ये पॉइंट था ये। अच्छा ये आप एक रेड सर्कल देखेंगे, रेड क्या कर रहा है, वो कहता है कि इस पॉइंट हमने नीचे देखें कि फर्स्ट पे क्या किया था, हमने फर्स्ट पे उस वर्ड को असाइन किया। हमारे पास वर्ड था स्क्वाश, ठीक है, ये हमने असाइन कर दिया जहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ इस जगह। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट पे जितनी भी वैल्यू, जिस वेव फॉर्म की वैल्यू होगी हम ये सपोज करेंगे कि वो उस वर्ड की वैल्यू है। स्क्वाश के लिए पहली वेव फॉर्म पे भी वैल्यू हमने पिक की, जो भी वैल्यू थी वो पिक की, वो वहाँ पे थी 0, ये 0 थी यहाँ पे। इनिशियली आप ग्राफ कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हर वेव फॉर्म का ग्राफ करना तो एक साइकिल है पूरा, 0 से लेके 360 डिग्री तक जो भी उसकी वैल्यूज आती हैं, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये आपकी है। अच्छा कह रहे हैं कि 0 कैसे है, आपकी ये वेव फॉर्म 0 से शुरू हो रही है, वेव देखें जरा, तो ये वेव आपकी ये 0 से शुरू हो रही है ये वाली, ठीक है। इस पॉइंट को पिक किया और ये वैल्यू हमने असाइन कर दी पहली डायमेंशन को, यहाँ पे 0 था, ये 0 असाइन हो गया ये वाला। अच्छा वेव हमारे पास 2 वेव बनाएंगे, तीसरी सवाल ये आपके पास साइन की वेव है तो साइन की वेव है। अच्छा मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं दोनों में से कौन सी वेव 0 से शुरू होती है और कौन सी 1 से, लेकिन इन दोनों में से अगर आप 1 के मैग्नीट्यूड के साथ चलें, 0 से 360 तक एंगल को वेरी करें तो आपकी आउटपुट वैल्यू 0 से शुरू होती है, 0, 1, -1 और 0 पे आके खत्म हो जाती है, ठीक हो गया।
आप अगर अगर कॉल को ले लेते हैं तो ये देखेंगे तो आपके पास अभी दो वेव्स हैं, रेड वाली साइन की वेव है और कार वाली वन की है। इसका मतलब है कि साइन का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और कोसाइन का स्टार्टिंग पॉइंट 1। ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर आप अपनी एक्टिविटी की तरफ आएंगे तो जो पहले वाली वेव थी आपकी साइन की वेव थी जो 0 से शुरू हो रही थी और जो 1 से शुरू हो रही है वो कॉस की वेव है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने उस पॉइंट से वैल्यू उठाई और पहली डायमेंशन को असाइन कर दी। ये यहाँ से वैल्यू उठाई और यहाँ पे आपने फर्स्ट डायमेंशन को असाइन कर दी। सेम इसी वे में आपने सेकंड वेव फॉर्म से वैल्यू उठाई, सेकंड डायमेंशन को कर दी। सेकंड पे वैल्यू थी 1 और वो उसने सेकंड डायमेंशन को कर दी। इसी तरह 3 और 4th डायमेंशन तक जाएगा और उस एम्बेडिंग वेक्टर के अगेंस्ट एक पोजीशन का वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, ऊपर वाली भी साइन और कोसाइन की ही वेव फॉर्म है। दूसरी अच्छा कॉस 0 साइन 0 1 होता है, ठीक है, और कॉस 0 1 साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो वेव फॉर्म है उसमें वो 0 डिग्री से शुरू नहीं, उसमें इसका डिग्री चेंज करके वेव फॉर्म चेंज कर नहीं इंडिपेंडेंट है। जिस तरह की मर्जी वेव नीचे स्टार्ट कर लो, लेकिन आपने उस वेव को सारी पोजिशनल इनकोडिंग में सेम रखना है। एक दफा जो वेव से वेव कर लेते हैं वो ओवरऑल आपकी इनकोडिंग में सेम रहेंगे, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। आपने एक वर्ड के लिए एक पोजिशनल वेक्टर डिफाइन कर लिया, सेम काम आप करेंगे दूसरे वर्ड के लिए। अच्छा, जब आपने दूसरे वर्ड के लिए किया है तो आपने एक्स एक्सिस पे पॉइंट शिफ्ट कर दिया। पहले आप फर्स्ट पे कर रहे थे, अभी आप सेकंड पे कर रहे हैं, काम वही करना है, वैल्यू डिफाइन करेगा। सेम काम उसने तीसरे के लिए या तीसरे पॉइंट के लिए। तो हमारे पास अभी क्या हुआ कि हर एम्बेडेड वेक्टर के अगेंस्ट एक पोजिशनल वेक्टर आ गया। इन दोनों वैल्यू को जमा कर दिया तो आपके पास एक थर्ड वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, ये जो थर्ड वेक्टर है ये एक्चुअली में आपकी वैल्यू है पोजिशनल इनकोडिंग के बाद। ठीक है, ये लेंथी था, इसे शॉर्टन किया, हम 2 वर्ड से ले आए और 2 डायमेंशन से ले आए। इस वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे ये आपके पास एक्चुअल वर्ड था, एक्चुअल वर्ड से उसने वेक्टर पे लिंक किया एम्बेडिंग वेक्टर। उस एम्बेडिंग वेक्टर पे पोजिशनल इनकोडिंग लगी और उस पोजिशनल इनकोडिंग की समीशन के बाद आपके पास एक वेक्टर आ गया। ये अभी आपका वेक्टर है पोजिशनल इनकोडिंग के बाद। हर वर्ड के लिए अलग अलग पोजिशनल इनकोडिंग का वेक्टर आ जाएगा। जितने आपके पास वर्ड होंगे उतने वेक्टर आएंगे। अगर आप अपनी एक्चुअल जाएँ डायग्राम की तरफ, एक्चुअल डायग्राम में आपने ये काम भी कर लिया और अभी ये भी कर लिया। इस वक्त आप इस पॉइंट पे हैं और आपने अच्छा इसमें अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? और किसी को इसमें अभी भी कंफ्यूजन है? किसी को समझ ये वाली शक्ल तो आपको पहले भी हमने देखी हुई थी। इसमें क्या आपके पास वर्ड था, वर्ड की एम्बेडिंग थी, एम्बेडिंग में पोजिशनल इनकोडिंग थी और एट द एंड आपके पास एक ऐसा वेक्टर था जिसमें पोजिशनल इनकोडिंग ऐड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि पोजिशनल इनकोडिंग के बाद जो वेक्टर है उसे उसकी हर डायमेंशनल वैल्यू को किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम देंगे। हर पोजिशनल वेक्टर में जितनी भी वैल्यू हैं उन्हें किसी न किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम देंगे। ये कम है। हम पोजिशनल हम पोटेंशियल
फाइंड करना चाह रहे हैं लेट सिर्फ हमने क्या किया, ये एक दफा किया, ये सिर्फ कर दिया, देन एक दफा जिसे दोबारा करते हैं उसकी वजह क्या है कि हमारे पास पोजिशनल वेक्टर में दो वैल्यू थी, दो डायमेंशन थी, तो अभी भी हम दो वैल्यू पे ही जाना चाह रहे हैं। उन दो वैल्यूज को करने के लिए हमने दो दफा डिफरेंट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया और दो डिफरेंट वैल्यू निकाला। ठीक हो गया? क्या किया दोबारा? हाँ, दो डिफरेंट वेव्स के साथ मल्टीप्लाई किया डायमेंशन में। अच्छा ये वेट्स हैं, दोबारा से वेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट आइटरेशन में टोटली रैंडम होते हैं और ये जो प्लेन होता है तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी वैल्यू डिफाइन होती है। अभी तक वेट्स दो जगह पे आए, एक अभी वेट्स यूज हो रहे थे आपके पास इम्बेडिंग में, वो अलग थे, अभी आपके वेट्स यूज हो रहे हैं इनफोकस में, इंटेंशन में, अटेंशन में। यहाँ पे वेट्स डिफरेंट है, इनिशियली वेट्स रैंडम हो गए और देन उसके बाद यही वेट्स डिफाइन होते होते किसी फाइनल वैल्यू है। जब हम लेट्स की अटेंशन फाइंड कर रहे हैं, हर वर्ड की अटेंशन अलग से फाइंड की जाएगी। अभी हम सिर्फ लेट्स के लिए सेल्फ अटेंशन का मैकेनिज्म रन कर रहे हैं। उसने क्या किया कि पोजिशनल वेक्टर में जितनी भी डायमेंशन थी उन्हें अलग-अलग वेट के साथ मल्टीप्लाई किया और एट द एंड में सम किया और उसके बाद एक वैल्यू आ गई। ये काम उतनी दफ़ा रिपीट करना है जितनी डायमेंशन का आपको वेक्टर चाहिए। अभी 2 का चाहिए था तो 2 दफ़ा किया है। ट्रांसफार्मर के केस में 512 का चाहिए होगा तो ये काम 512 दफ़ा होगा। और जो भी आपके पास दो वैल्यू आई, दो वैल्यू का मतलब है कि जो भी अभी वेक्टर आया ये आपके पास क्यू है। ठीक है? अच्छा नेक्स्ट केस, अब दोबारा आपने क्या किया कि सेम काम रिपीट किया है डिफरेंट वैल्यू के साथ। वेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का काम उसने दोबारा किया डिफरेंट वेट की वैल्यू के साथ और दोबारा से जो वेक्टर आ गया, इसे टी कहते हैं। दो चीज़ें क्लियर होगी। इनिशियली फिर वो रैंडम है। अच्छा ये काम ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ये सारी चीज़ें सिक्वेंशली चल रही हैं, एक एट ए टाइम सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। समझाने के लिए अगर एट में जब देखेंगे ना कि हो रहेगा तो आपको पता लगेगा कि ये सारे काम एक ही स्टेप में थे, एक ही प्रोसेस में हो रहे हैं। वेट्स की जहाँ भी बात आएगी, वेट्स की इनिशियल कैलकुलेशन टोटली रैंडम है और देन उसके बाद वो डिफाइन होते हैं। आपके पास दो चीज़ें आ गई, क्यूरी भी और की भी। तीसरी चीज़ आपके पास रहती वैल्यू और अटेंशन। इन दोनों में से एक चीज क्यूरी है और एक की है। अच्छा डिफरेंशिएशन की कब होगी, जब इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे ना तो वो पता लगेगा कि इसकी यूजेस की वजह से क्यूरी एज सच इसमें कोई फर्क नहीं है। सेम काम इधर हुआ है और सेम काम क्यूरी के लिए हुआ है, सेम काम की के लिए भी है। दो दफा करेंगे, एक को क्यूरी के, अच्छा मजे की बात है नेक्स्ट वैल्यू आएगी, वैल्यू भी ऐसे निकलती है, फर्क कोई नहीं है। ये अभी देखिए, आपके पास एक डायमेंशन का वैल्यू निकालने के लिए एक सम था, दूसरी डायमेंशन के लिए दोबारा से मल्टीप्लिकेशन हुई और नया सम आ गया। दो डायमेंशन आपका जो वेक्टर है वो दो डायमेंशन है, 1.87 1.2 वेक्टर टू डायमेंशन है। आपके पास क्यूरी आ गई और की आ गई। मसला था कि हम अटेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि कौन सा वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ कितना रिलेटेड है, उसका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा एक्चुअली में ये स्टेप ऐसे नहीं है कि पहले क्यूरी के लिए चलेगा फिर की के लिए चलेगा, दोनों काम करते हो।
साथ कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में है। लेट्स गो में लेट का रिलेशन लेट के साथ ज़्यादा है और गो के साथ कम है। यहाँ पे अच्छा वैल्यू जो क्या थी कि आपके पास रेंज में आ सकती हैं डिफरेंट नंबर, तो उसे थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कि इन्हें हैंडल करना आसान हो, इसके फंक्शन यूज करते हैं सॉफ्टमैक्स का। सॉफ्टमैक्स क्या करता है कि आप उसे जितनी भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे उन्हें 0 से लेके 1 की रेंज में इस तरह डिवाइड करेगा कि सबकी समीशन 1 हो जाए। ठीक है, नहीं बाइनरी नहीं है ये, एक्चुअली में आप अपनी कैलकुलेशन को स्केल डाउन करना चाह रहे हो। अगर आप स्केल डाउन नहीं करोगे तो एट द एंड ये मल्टीप्लीकेशन जाके प्रॉब्लली लाखों में हो सकती है, थाउजेंड में हो सकती है। आप ये काम करोगे तो ये हमेशा 0 से 1 के दरमियान में आंसर रहेंगे। प्रॉबिलिटी आपकी 0 और 1 0 और नहीं है। दो चीजें आई, रिलेशन हम एक्चुअली में फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी वर्ड का उसी वर्ड के साथ या किसी दूसरे वर्ड के साथ। उसके लिए क्या किया कि जिस वर्ड का आपने रिलेशन फाइंड करना है उसकी क्यूरी फाइंड करना है। क्यूरी कैसे निकलेगी कि उसके पोजिशनल वेक्टर के हर डायमेंशन वैल्यू किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका क्यूरी। और ये काम उतनी दफ़ा रिपीट करें जितनी दफ़ा आप लोग जितना बड़ा आपका वेक्टर है। यहाँ पे 2 डायमेंशन का वेक्टर था तो ये काम हमने 2 दफ़ा किया। अगर ये 512 का होता तो 512 दफ़ा किया। सेम काम आपने किया, क्यूब निकाली और क्यूब निकाल दी। अच्छा, जिस चीज़ का आप का बॉन्ड या रेलिवेंस फाइंड करना चाहते हैं उसकी क्यूरी और की दोनों निकाली, और अगर किसी के साथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसकी सिर्फ की निकाली। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने कह दिया कि क्यूरी को क्यूरी का डॉट प्रोडक्ट किया दोनों कीज के साथ। क्यूरी को मल्टीप्लाई हमने किया डॉट प्रोडक्ट की के साथ, उसी वर्ड की जितनी भी चीज होगी, लेट्स सपोज 20 वर्ड है तो 20 की 20 की इसके साथ, और आपके पास एट द एंड एक वर्ड में आंसर आ रहा होगा एक के साथ। आपके पास 2 आंसर रहेंगे, यहाँ पे 11 से 7 और -2 से देखने से ये लगता है कि 11 का ये 11.7 है, इसका वेट ज़्यादा है, इसका बाउंड ज़्यादा है, दूसरे एंड पे -2.6 का कम है। इस पे हमने एक फंक्शन अप्लाई किया सॉफ्टमैक्स का। सॉफ्टमैक्स का फंक्शन क्या करता है कि आप जितनी भी वैल्यूज प्रोवाइड करोगे उन्हें 1 और 0 के दरमियान इस तरह डिवाइड करेगा कि टोटल का सम 1 हो जाए। उसने 11.7 को सॉफ्टमैक्स ने 1 कर दिया और -2.6 को 0 कर दिया। ये आपके पास ये जो था ना जी, ये आपके पास अटेंशन की वैल्यू सिर्फ एक वर्ड है, हमारे पास मल्टीपल वर्ड है। अब हमें फाइंड करनी है कि सबकी कंबाइन कैसे किस तरह किया है। नेक्स्ट हमने 2 काम किए थे, की फाइंड की थी, सेम वही काम किया तो वैल्यू निकल गई। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है वेट के साथ और उनकी समीशन आपके पास एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा वैल्यू के साथ। अच्छा, यही काम आपने करना है दूसरे एंड पे गो के लिए। अभी तक हम कितना भी काम कर रहे थे वो आप कर रहे थे लेट के लिए, असल लेट के लिए हम निकाल रहे हैं। अच्छा, गो पे हमने जिस तरह आपने वैल्यू की निकाली थी दोनों की या सब की, उसी तरह वैल्यू निकालेंगे सब की। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किस चीज के साथ जो सॉफ्टमैक्स से आंसर आ रहा है। लेट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी लेट वाले सॉफ्टमैक्स वैल्यू के साथ, गो की वैल्यू होगी गो वाले के साथ। इन दोनों को समीशन करेंगे तो एडमेंट आपके पास अगेन एक सेम डायमेंशन का वेक्टर आ जाएगा। कौन सी एक चीज बताएंगे हमने क्यूरी कैसे फाइंड की।
हमने पूरी फाइंड की थी कि जो पोजिशनल वेक्टर है उसकी डायमेंशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करें वेट के साथ और उन्हें सम करें। सेम काम हमने किया इनके लिए, सेम काम हमने किया है वैल्यू के लिए। यहाँ पे समझ आइए मैट्रिक्स हमने वैल्यू फाइंड सेम वे में जिस तरह क्यूरी फाइंड की है, ये काम हमने 3 दफ़ा रिपीट किया। एक दफ़ा को क्यूरी का, दूसरी दफ़ा को वैल्यू का, तीसरी दफ़ा को एक दफ़ा को क्यूरी की एंड वैल्यू। काम सेम है, वैल्यू डिफरेंट आ रही है क्योंकि वेट की वैल्यू डिफरेंट कितनी समझ लगी है? आपके पास सॉफ्टवेयर से ये वैल्यू है, ये वाली बैठ सकते हैं, ये वैल्यू। अच्छा, ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने वैल्यू से कहा था, वैल्यू आपने निकाली है दोनों चीज़ों के लिए, ये दोनों साइड में यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया, ठीक हो गया। इन वैल्यूज में मल्टीप्लाई करना है उस आंसर के साथ जो सॉफ्टवेयर से आया था। लेट वाली साइड की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जो सॉफ्टवेयर ने लेट के लिए रिस्पॉन्स दिया था, गो की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जो सॉफ्टवेयर ने गो के साथ रिस्पॉन्स दिया था। ये दोनों होंगी और ये दोनों होंगी। इन दोनों की एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन, इनका समीशन है। समीशन के बाद आपके पास सेम डायमेंशन का एक नया वेक्टर आ जाएगा जमा करने के बाद। अच्छा, 1 और 0 नहीं आएगा क्योंकि अभी मल्टीप्लाई कर चुका है इसके साथ, तो इस वजह से इसकी 2.5 और समथिंग और वैल्यू आएगी। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, चीजें करने के बाद वो दोबारा से समीशन भी कर रहा है। इन दोनों को उसने मल्टीप्लाई किया, 1.0 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 0.0 के साथ भी किया। जो राइट साइड पे आपके पास -2.7 और 1.5 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट भी दोनों वैल्यू में जो भी आंसर आ रहा था उनकी समीशन भी है, एक मल्टीप्लिकेशन ये हुई थी, ठीक है, दूसरी मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये हुई थी। दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है और एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है। उसने सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को सम करके यहाँ पे लिखा है, तो आपके पास एक नया वेक्टर क्रिएट हो गया है। अभी ये काम हुआ था सिर्फ एक साइड के लिए, नेक्स्ट स्टेप एक वर्ड के लिए। नेक्स्ट स्टेप में वो समझाना भी फिक्र नहीं करें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा कि सेम काम बाकी सब वर्ड्स के लिए भी करेगा, ठीक है। और ऐड में इनकी सारी समीशन करके एक ही वेक्टर निकल रहा होगा सेम उस लेंथ का जिस लेंथ का पोजिशनल वेक्टर था, ठीक है। अच्छा, अगर आप सारे को देखेंगे तो ऐड में अभी पता लगा ये तो आपने किया था एक वर्ड के लिए, लेट्स गो वाला, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ इस सारे प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ अटेंशन। अब अगर आप इतनी कहानी बच्चों की बाकी सारा काम, इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा कि आपके पास जो एक्टिव पिक्चर थी उसमें आप देखेंगे, उसमें वो नाम सेल्फ अटेंशन हमने देखी, उसमें वो नाम देता है मल्टी हेड अटेंशन का। मल्टी हेड अटेंशन क्या है कि अटेंशन के मल्टीपल प्रोसेस एक टाइम पे पैरेलल में चल रहे हैं, उसका नाम है मल्टी हेड। काम वही कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस पैरेलल में चल रहे हैं, तो इसमें मल्टी हेड अटेंशन, ठीक हो गया। अब आपके पास मल्टी हेड अटेंशन, अटेंशन की कुछ समय लगी है, बस काफी है, कुछ काफी है।
आपके पास अटेंशन के बाद यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा होगा इस प्लेस पे और दूसरा वेक्टर वो है जो इनपुट वेक्टर था इस प्लेस पे। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, एक तीसरा वेक्टर बना और उसको नॉर्मलाइज कर लिया। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं कि आप डायमेंशन की जो लेंथ है उसके स्क्वायर रूट के साथ उसकी डिवीजन करते हैं। आप लोगों ने क्या किया कि आपने अटेंशन के बाद एक रिस्पॉन्स एक वेक्टर आ गया। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वो वेक्टर जो अटेंशन से पहले था और दूसरा वो वेक्टर जो आपके पास अटेंशन के बाद है। आपने इन दोनों वेक्टर्स को आपने मतलब ट्रांसफार्मर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, उसके पास एक बड़ा भी आंसर आ जाएगा। उसे उसने नॉर्मलाइज कर लिया इस तरह कि उसने सारे वेक्टर को डिवाइड किया लेंथ के स्क्वायर रूट में। आपकी क्यूरी की जो लेंथ है ना उसके स्क्वायर रूट के साथ उसे डिवाइड कर दिया। क्यूरी की लेंथ क्या नंबर ऑफ डायमेंशन है आपके वेक्टर में। अगर 2 डायमेंशन है तो उसकी वैल्यू 2 है, उसके स्क्वायर रूट के साथ उसे उसमें डिवाइड कर दिया। आपके पास अभी इस पॉइंट पे एक वेक्टर आ चुका है। स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग होता है 1.2 का स्क्वायर रूट 1.2 उसके बाद में क्या है तो वैल्यू और नॉर्मलाइज के मतलब है जो वैल्यू आपकी कैंडिडेट में वो नॉर्मलाइज होगी किसी एक रीजन के लिए। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर आएगा ना अटेंशन का जो वेक्टर आएगा लास्ट जो हमारे पास इनिशियल वेक्टर था इन दोनों वेक्टर को हमने ऐड किया उसके बाद एक वेक्टर आ गया जिसमें प्लस वैल्यू भी है माइनस वैल्यू भी है। उनकी रेंज 0 से लेके कहीं तक भी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक आ सकती थी। तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए उसने क्या किया कि स्क्वायर रूट में उसकी जो भी लेंथ थी उस लेंथ के साथ उसने स्क्वायर रूट उसकी डिवीजन की उसकी वैल्यू उसके पास कंप्रेस हो गई, वैल्यू की रेंज कम हो गई, हैंडल करना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या था यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर आ गया है जो रिस्पॉन्स है पोटेंशियल और नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, कई जगह पे डिफाइंड है कि यही रिस्पॉन्स आपका वो मल्टी डायमेंशनल वेक्टर है जो इनकोडर एज एन आउटपुट डिकोडर को देता है। और कई जगह पे है कि इसे आप एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क को सेंड करते हैं, वो अगेन इसकी आउटपुट इससे वो सारा न्यूरल नेटवर्क वाला वेव्स और बायसनेस को एडजस्ट करेगा। फीडबैक होगा तो आपके वेव्स जो है वो एडजस्ट, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपका इनकोडर का था और इस पॉइंट पे आपके पास एक मैट्रिक्स अवेलेबल होगा जो आपके इनकोडर की आउटपुट है। ये इनकोडर का बेसिक होगा। इतना दोबारा नहीं बोला जाना तो आज बोलते हैं काफी मैं वीडियो देखूंगा वो देखते अभी सिर्फ एक तस्वीर देख जो डिकोडर वाली तस्वीर है उस पर देखें क्या क्या नई चीज है। वही क्या एक मिनट बाद खिचड़ी चीजों के नाम सुन लें। एम्बेडिंग वही है, पढ़ लिया। पोजिशनल इनकोडिंग आई वही थी, मल्टी हेड भी वही है, मास्क का लफज हम स्लिप कर रहे हैं, अटेंशन वही चीज़ है, एडिशन नॉर्मलाइजेशन वही चीज़ है। दोबारा से अटेंशन और नॉर्मलाइजेशन 2 दफ़ा वही सेम काम था। फीड फॉरवर्ड का लूप वही चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन वही चीज़ है। फर्क क्या पड़ा लीनियर और सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बता दिया कि वो डिवाइड करेगा 1 से 0 से 1 के दरमियान इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लीनियर क्या करता है जिस तरह आपके पास रिव्यू था
वो क्या करता था कि -4 इफेक्ट कर देता था, सिर्फ फालतू वैल्यू फॉरवर्ड करता था। इसी तरह की लीनियर मैपिंग है, इसमें शायद सिग्माइड क्या करती है कि वो 0.5 से लेस एरा थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं तो 0.5 वो 0.5 से नीचे वाली सारी को माइनस करके सिर्फ नहीं वो पॉजिटिव करिए वैल्यू लिंक्डइन को को काम ये आपका टोटल रिस्पॉन्स आउटपुट की प्रोबेबिलिटी लाने की डिकोडर का मैं पहले कह चुका हूँ कि डिकोडर में जो भी आप आउटपुट देते हैं वो वापस से साइकिल होती है और उसको प्रोसेस दोबारा करता है।